हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो आज की हमारे इस टॉपिक की 9वीं क्लास है। तो अब तक इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर जो और टॉपिक्स हो चुके हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्लासेस हो चुके हैं, जिन जिन बच्चों ने नहीं किए हैं, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को लीजिएगा। उसके बाद ये वाली क्लास आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। ओके, चलिए अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। सो जैसे कि आपको पता है, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, इसके अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर जो हम पढ़ रहे थे, वो हम क्या पढ़ रहे थे? मूल अधिकारों एवं निर्देशक तत्वों में टकराव। मतलब जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं या फिर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बीच में टकराव। मतलब कहाँ कहाँ को लोग कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो उसी बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो कहाँ कहाँ कुछ केसेस भी ऐसे आए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो हमने उन केसों के बारे में पढ़ा था। तो अभी जो लास्ट क्लास थी उसमें ये कंप्लीट नहीं हुआ था, इसमें रह रहा था। ठीक है, तो जहाँ तक हो गया था और जहाँ से रह रहा है वहाँ से आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये सब तो हम पढ़ ही चुके थे, ये सब हमने सारा कवर कर लिया था। जिसने नहीं करा है आप एक बार इस क्लास को कीजिएगा, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ से शुरू होगा। तो इसमें अब आगे इसमें क्या कहा गया है? इसमें आगे बताया गया है कि 42वें संशोधन अधिनियम में निर्देशक तत्व की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया। अब जो 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें क्या किया गया? जो निर्देशक तत्व थे उनकी जो प्राथमिकता थी और सर्वोच्चता थी, उनको क्या किया गया? मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया। ठीक है, उन अधिकारों पर जिनका उल्लेख अनुच्छेद 14, 19 एवं 31 में है। कौन से आर्टिकल? 14, 19 एंड 31 में है। ठीक है, आगे इसमें क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित किया गया। लेकिन क्या हुआ? 1980 के अंदर एक केस आया था, किस नाम से आया था? मिनर्वा मिल्स मामले के नाम से। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इसको असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया। जो 42nd अमेंडमेंट में जो भी बातें कही गई थी, उसको क्या किया गया? उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया गया। ओके, चलिए आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि इसका तात्पर्य है कि निर्देशक तत्वों को एक बार फिर मूल अधिकारों के अधीनस्थ बनाया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? निर्देशक तत्व जो हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अधीनस्थ दोबारा बताया गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? लेकिन अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को अनुच्छेद 39 एवं 39 की क्लॉज ख और क्लॉज ग में बताए गए निर्देशक तत्व के अधीनस्थ माना गया। लेकिन क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो निर्देशक तत्व हैं एक बार फिर मूल अधिकारों के अधीनस्थ हो गए, है ना, या फिर अधीनस्थ बता दिए गए। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 14 है और जो आर्टिकल 19 है हमारा, उसके द्वारा, मतलब इन आर्टिकल्स के द्वारा जो स्थापित, जो इनके अंदर जो हमारे मूल अधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको जो आर्टिकल 39 में की जो क्लॉज ख है और क्लॉज ग है, उसमें जो बताए गए जो निर्देशक तत्व हैं उनके अधीनस्थ माना गया। ठीक है, मतलब कि प्राथमिकता तो किसकी रही? फंडामेंटल राइट्स की। लेकिन आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में जो बातें हैं, उनको जो आर्टिकल 39 की जो क्लॉज ख और क्लॉज ग में जो बातें बताई गई हैं, उनके अधीनस्थ माना गया। ओके, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या है कि अनुच्छेद 31 जो आर्टिकल 31 है, जिसको अब निरस्त कर दिया गया है, जिसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार को 42वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। जो 31 जो आर्टिकल है हमारा, जिसको हम संपत्ति के अधिकार के नाम से भी जानते हैं, तो 44वें संशोधन अधिनियम में कब? 1978 के अंदर क्या हुआ? इसको समाप्त कर दिया गया, जो कि फंडामेंटल राइट्स में आप पढ़ ही चुके हैं।
चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या बताया गया है। आगे बताया गया है मिनर्वा मिल्स मामले 1980 यानी कि 1980 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। अब 1988 में क्या हुआ था, जो मिनर्वा मिल्स जो मामला था, जो केस था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा, उसने ये कहा या ये व्यवस्था दी कि जो भारतीय संविधान है मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। मतलब फंडामेंटल राइट्स और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं उसमें क्या है, जो भारतीय संविधान है उसके अंदर मतलब मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन रूप में है, मतलब बैलेंस किए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स ने और स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं, जो निर्देशक तत्व हैं, उन्होंने इसको क्या किया हुआ है, संविधान को बैलेंस किया हुआ है। ऐसा किसने कहा, ऐसा 1980 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ओके चलिए आगे क्या कहा, ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स और निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपस में क्या हैं, सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। ये एक रथ के दो पहिए के समान है। जैसे एक रथ होता है तो उसके दो पहिए, दोनों मतलब एक भी पहिया अगर खराब हो गया तो गाड़ी को आगे ले जाना बहुत मुश्किल है। तो उसी तरीके से गाड़ी आगे नहीं चल सकती। तो उसी तरीके से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हैं, ये दोनों क्या बताए गए, ये एक रथ के दो पहिए बताए गए। ठीक है, इस तरीके से इनको संबोधित किया गया तथा एक दूसरे से कम नहीं है। तो ना तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कम आंका गया और ना ही जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ना ही उनको कम आंका गया। दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इन्हें एक दूसरे पर लादने से संविधान की मूल भावना बाधित होती है। मतलब अगर हम फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर लाद दें या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लाद दें तो ये क्या है, संविधान की मूल भावना को बाधित होती है इस तरीके से, ऐसा करने से। ठीक है, ये ठीक बात नहीं है। आगे इसमें क्या समझाया गया है या क्या बताया गया है कि मूल भावना और संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचे की आवश्यक विशेषता है। मतलब जो हमारी जो मूल भावना है या फिर संविधान जो संतुलन बैलेंस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संतुलन संविधान है के बुनियादी ढांचे की जो स्टार्टिंग में जो बुनियाद रखी गई है उसकी तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। निर्देशक तत्वों को के तय लक्षणों को या फिर तय लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब क्या कहा जाता है कि जो निर्देशक तत्व हैं उसमें जो लक्ष्य तय किए गए हैं, जो जो बातें हम निर्देशक तत्वों में बताई गई हैं, जो जो लक्ष्य राज्यों के लिए, हमारे देश के लिए जो लक्ष्य किए गए हैं, उनको मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब हमको उस मूल अधिकार भी प्राप्त करेंगे, मतलब बिना मूल अधिकार प्राप्त किए हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट, आगे इसमें क्या कहा गया, इस तरह वर्तमान स्थिति में मूल अधिकार निर्देशक तत्व पर उच्चतर हैं, फिर भी इसका अभिप्राय यह नहीं कि निर्देशक तत्व को लागू नहीं किया जा सकता। अब प्रेजेंट के अंदर क्या है, वर्तमान स्थिति में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, वो क्या है, निर्देशक तत्व के ऊपर क्या है, उच्चतर हैं। ठीक है, मतलब ऊपर हैं। फिर भी इसका यह अभिप्राय, मतलब इसका फिर भी यह मतलब नहीं है, यह अभिप्राय नहीं है कि निर्देशक तत्व को लागू नहीं किया जा सकता। उनको लागू किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, संसद निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यदि संसद को लगेगा कि जो निर्देशक तत्व हैं उनको लागू किया जाना चाहिए तो संसद क्या करेगी, जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके अंदर अमेंडमेंट कर सकती है, अमेंडमेंट कर देगी। इस संशोधन से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन जो अमेंडमेंट हो उस अमेंडमेंट के अंदर जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो मूल ढांचा है उसको किसी भी तरीके का कोई क्षति या फिर कोई इफेक्ट नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम क्या जानेंगे
आगे हम पढ़ेंगे कि जो मूल अधिकार हैं और जो निर्देशक तत्व हैं उनके मध्य विभेद, मतलब वन लाइनर की फॉर्म में हम समझने की कोशिश करेंगे। अब तक तो हमने केस स्टडी के थ्रू हमने समझा था, अब हम वन लाइनर की फॉर्म में इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला ये है कि मूल अधिकार को क्या कहा गया है कि ये नकारात्मक है, जैसे कि ये राज्य को कुछ मामलों पर कार्य करने से प्रतिबंध करते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको नेगेटिव की जो डेफिनेशन दी गई है वो नकारात्मक क्यों कहा गया है कि ये जो स्टेट है, जो राज्य है, राज्य के कुछ मामलों पर कार्य करने के लिए प्रतिबंधित करते हैं फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जो निर्देशक तत्व हैं ये राज्यों के प्रति ये सकारात्मक है, राज्य को कुछ मामलों पर इनकी आवश्यकता होती है। ये राज्यों से के संबंध में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टेट्स हैं या फिर हम कह सकते हैं जो सरकार है उसके संबंध में हम इसको बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है मूल अधिकार में, ये न्यायोचित हैं, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या हैं, ये न्यायोचित हैं और इनका यदि हनन होता है तो न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। लेकिन जो हमारे निर्देशक तत्व हैं ये गैर न्यायोचित होते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, ये चीज़ तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये तो ये है कि मैं पूरा डिटेल में, जिसको बिल्कुल ही समझ नहीं आता हो उसको वन लाइनर की फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार में क्या कहा गया है, इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका उद्देश्य क्या है, हमारा जो देश है उसके अंदर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। जबकि जो हमारे निर्देशक तत्व हैं इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट्स में तो राजनीति से रिलेटेड है और जो निर्देशक तत्व हैं इनका उद्देश्य क्या है, जो सामाजिक और जो आर्थिक लोकतंत्र है उसकी स्थापना करना है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये कानूनी रूप से मान्य है, जबकि जो हमारे निर्देशक तत्व हैं इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो इनको क्या है, नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, जबकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है कानूनी रूप से मान्य हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यह व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार ये व्यक्तिक हैं। जबकि जो हमारे निर्देशक तत्व हैं ये समुदाय को कल्याण के प्रति प्रोत्साहन देते हैं, इस तरह ये समाजवादी हैं। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, वो तो व्यक्तिक हैं, बट जो हमारे निर्देशक तत्व हैं, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वो क्या हैं, वो समाजवादी हैं, उनको समाजवादी की संज्ञा दी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या आता है, मूल अधिकार के अंदर जो हमारे मूल अधिकार हैं इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं, ये स्वतः लागू है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको लागू करने के लिए किसी भी तरीके की कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं, ये क्या है, स्वतः ही लागू हैं। बट जो हमारे निर्देशक तत्व हैं इन्हें लागू रखने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते, इनको लागू किया जाता है या लागू करवाया जाता है, बट ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये स्वतः ही लागू हो जाते हैं या लागू हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, जो हमारे मूल अधिकार हैं, न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे। अब फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो हमारा कोर्ट है, जो न्यायालय है, इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक या अवैध घोषित करे। मतलब कोई व्यक्ति अगर न्यायालय के अंदर जाता है कोई भी मूल अधिकार से संबंधित किसी केस से रिलेटेड, तो न्यायालय क्या है, न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे। जबकि जो हमारे निर्देशक तत्व हैं उनके लिए क्या है, निर्देशक तत्वों के लिए निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में कर सकता है। यद्यपि विधि की वैधता को
इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू कराया गया था। ठीक है, तो ये क्या थे, ये थे हमारा जो हमारे निर्देशक तत्वों के अंदर जो सब टॉपिक था, मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों में टकराव। तो उनमें कहाँ कहाँ किन किन बातों से लेकर टकराव होता है वो मैंने सारा आपको क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि जो निर्देशक तत्व हैं उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से हुआ है, तो वो सारा हम डिटेल में जानेंगे। ओके, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई है। इफ क्लास अच्छी लगी और समझ आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप जो भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस जो ये चैनल है इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और अच्छे से जीएस पढ़ सकें। आपके जो भी सजेशंस हैं किसी भी बच्चे के, कोई भी, या फिर कहीं मेरी कोई कमी है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कहीं मेरी मिस्टेक लग रही हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।